प्रीवियस लेक्चर में हम लोग बाइनोमियल थ्योरम पढ़ रहे थे, जो कि एक्चुअली एक फार्मूला टाइप ही है आपके पास। इसमें एक्सपेंशन पढ़ी थी हम लोगों ने a प्लस बी होल पावर n की, और इस एक्सपेंशन का आंसर आपके पास यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा आपको नज़र आ रहा होगा। ये फार्मूला है एक तरह का, और इसको याद कैसे करना है वो भी मैंने आप लोगों को डिटेल में समझाया था कि किस तरह इनकी हर टर्म्स में सेम पैटर्न जो है वो फॉलो हो रहा है। उसके अलावा एक बात ये कि यहाँ पे जो पावर इनमें n इन्वॉल्व हो रहा है वो पावर आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, और a और b आपके पास कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। इस केस में a प्लस बी होल पावर n, इसका आंसर आपके पास एक्सपेंशन की फॉर्म में आएगा, जो कि यहाँ पे आपको एक बॉक्स में लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। उसके अलावा बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड हम लोगों ने दो एग्जांपल की थी। एक एग्जांपल की थी एग्जांपल नंबर 2, जिसमें a प्लस बी होल पावर 4 की एक्सपेंशन का आंसर बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम फाइंड आउट किया था। उसके अलावा एग्जांपल नंबर 3 की थी, जिसमें x माइनस 4y होल पावर 4 का आंसर बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम हम लोगों ने इवेल्यूएट किया था। उसके बाद कुछ ऑब्जर्वेशंस नोट की थी बाइनोमियल थ्योरम में। पहली ऑब्जर्वेशन ये थी कि a प्लस बी होल पावर n, इसकी एक्सपेंशन में आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आती हैं उनकी तादाद n प्लस वन होती है, अगर आपके पास पावर में जो नंबर आ रहा है वो n है इन जनरल। उसके अलावा a प्लस बी होल पावर n की एक्सपेंशन में जितनी भी टर्म्स आ रही होती हैं, हर टर्म में a और b की पावर्स इन्वॉल्व हो रही होती हैं। तो a और b की जो भी पावर्स इन्वॉल्व हो रही होती हैं, उन पावर्स को अगर हम आपस में ऐड करें तो ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर जो है वो n आता है, अगर आपके पास a प्लस बी उसकी होल पावर में जो है n ही आ रहा हो तो। ठीक है। उसके अलावा थर्ड ऑब्जर्वेशन ये थी कि हर टर्म में क्योंकि बी की पावर इन्वॉल्व हो रही है, तो बी की पावर जो भी किसी टर्म में इन्वॉल्व होगी, उस टर्म का जो कॉम्बिनेशन वाला कोएफिशिएंट है वो आपके पास वो क्या होगा, वो भी आप इन जनरल बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी टर्म में बी की पावर 0 इन्वॉल्व हो रही है तो उस टर्म में कॉम्बिनेशन वाला कोएफिशिएंट क्या आएगा, NC0। इसी तरह अगर किसी टर्म में बी की पावर 2 इन्वॉल्व हो रही है तो उस टर्म में कॉम्बिनेशन वाला कोएफिशिएंट आएगा आपके पास NC2, जिसको हम जो है वो इस नोटेशन से भी लिख सकते हैं NC2। और जनरली अगर किस टर्म में बी की पावर आर इन्वॉल्व हो रही है तो उस टर्म में जो कम्बिनेशन वाला कोएफिशिएंट होगा, क्योंकि बी की पावर में आर आ रहा है, तो कम्बिनेशन वाला कोएफिशिएंट उस टर्म के केस में होगा NCR। एन यहाँ पे क्या है, एन जिस एक्सपेंशन की आप टर्म्स की बात कर रहे हैं, उस एक्सपेंशन में जो a प्लस बी और उसकी होल पावर जो n आ रही है, n आपके पास ये वाला नंबर होगा, और b की पावर जो भी किस टर्म में इन्वॉल्व हो रही होगी, लेट्स से इन जनरल अगर r इन्वॉल्व हो रही है तो उस टर्म में जो कम्बिनेशन वाला कोएफिशिएंट होगा वो क्या होगा, इन जनरल NCR होगा। उसके अलावा जो फोर्थ ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि a प्लस बी होल पावर n की एक्सपेंशन में जितनी भी टर्म्स आ रही हैं, हर टर्म को फाइंड आउट करने के लिए एक जनरल फार्मूला भी आप लिख सकते हैं। उस जनरल फार्मूला को हम r प्लस वन टर्म भी कहते हैं। तो r प्लस वन टर्म या जनरल फार्मूला वो क्या था आपके पास, NCR a पावर n माइनस आर बी पावर r। ठीक है। r क्या है, r प्लस वन टर्म में वन में ये जो r ऐड हो रहा है, r आपके पास ये वाली वैल्यू है, और n आपके पास जिस भी क्वांटिटी के आप लोग एक्सपेंशन फाइंड आउट कर रहे हैं उस क्वांटिटी में ये मीन्स या इन जनरल आप देखें कि a प्लस बी और पावर जो पावर n जो यहाँ पे इन जनरल इन्वॉल्व हो रही है, n आपके पास ये वाला नंबर है, और r प्लस वन टर्म में r की जो वैल्यू होगी वो आपके पास r की वैल्यू यहाँ पे आएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कहा जाए कि किसी एक्सपेंशन की फॉर एग्जाम्पल इसी a प्लस बी होल पावर 25 की आप जो है वो सेवन्थ टर्म फाइंड आउट करें, तो आप क्या करेंगे, 7 को आप लिखेंगे इस फॉर्म में, 6 प्लस वन समथिंग प्लस वन की फॉर्म में लिखेंगे, और यहाँ पे ये जो 6 प्लस वन आ रहा है 7 की जगह, इस 6 प्लस वन को जब r प्लस वन से कंपेयर करेंगे तो r की जगह आप देख सकते हैं कि 6 आ रहा है। 6 आपके पास क्या होगा, r की वैल्यू होगी। अगर इस एग्जाम्पल को देखें तो यहाँ पे n की जगह आपके पास क्या आ रहा है, 25 आ रहा है, तो r की वैल्यू आपके पास क्या है, 6 है, और n की वैल्यू आपके पास क्या है, 25 है। और आपसे कहा जाए कि ये जो क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी की एक्सपेंशन में जो सेवन्थ टर्म है वो बताएं वो क्या होगी, तो ये वाला जनरल फार्मूला है r प्लस वन टर्म का। इस फार्मूले में हम क्या करेंगे, r की जगह जो है वो ये 6 पुट करेंगे, जब r की जगह 6 पुट करेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली जो है वो सेवन्थ टर्म मिल जाएगी, क्योंकि r प्लस वन टर्म का फार्मूला है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे t की जगह t में
के नीचे जो r+1 लिखा है वहाँ पे अगर हम r की जगह 6 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा t और सबस्क्रिप्ट में 6+1 जो कि एक्चुअली आपके पास क्या है t7 है, 7th टर्म है। और ये किसके इक्वल आएगा, r की वैल्यू 6 है तो यहाँ और n की वैल्यू जो हमने यहाँ पे 25 कंसिडर की हुई है तो n की वैल्यू 25 और r की वैल्यू जो हम 6 पुट करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 25, n की वैल्यू 6 आपके पास आएगी, r की वैल्यू, उसके बाद a की पावर n माइनस r, n आपके पास 25 है और r आपके पास 6 है। उसके बाद नेक्स्ट b की पावर r और r की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे 6। तो ये जो आपके पास क्वांटिटी आ रही है इसको हम सिंप्लीफाई करके मज़ीद इसका आंसर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। इस क्वांटिटी को हम कहें ये क्या है, 7th टर्म है। इस क्वांटिटी की एक्सपेंशन में जो 7th टर्म आ रही होगी वो वाली टर्म होगी आपके पास। ये वाली टर्म जो यहाँ पे हम लोगों ने जनरल टर्म से जनरल टर्म वाले फार्मूले से या r+1 टर्म वाले फार्मूले से फाइंड आउट की है। ठीक है, तो r+1 टर्म या जनरल टर्म वाले फार्मूले को यूज़ करते हुए आप किसी क्वांटिटी की एक्सपेंशन, इस टाइप की क्वांटिटीज़ की एक्सपेंशन की r+1 टर्म जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो एग्जांपल हम लोगों ने आज करनी है वो है एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 में क्या कह रहे हैं, व्हाट इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ a पावर 12 इंटू b पावर 13 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस क्वांटिटी। a प्लस बी होल पावर 25 की एक्सपेंशन में किसी टर्म में a पावर 12 इंटू बी पावर 13 आ रहा होगा, उस टर्म में इनका कोएफिशिएंट जो है वो क्या होगा वो हम लोगों ने बताना है। तो अगर आप लोग ऑब्जर्वेशन 3 को देखें तो यहाँ पे हमने नोट किया था कि अगर किस टर्म में b की पावर r इन्वॉल्व हो रही हो तो उस टर्म में जो कोएफिशिएंट, जो कम्बिनेशन वाला कोएफिशिएंट इन्वॉल्व हो रहा होता है वो क्या होता है, पावर में जो नंबर आ रहा है वो यहाँ पे लिखें और उसके अलावा जो क्वांटिटी की पावर की बात हो रही है ए प्लस बी और पावर एन की, उस क्वांटिटी की पावर में देखें वो जो नंबर आ रहा है एन उसको यहाँ पे लिखें। उसके बाद जो बी की पावर में जो नंबर आ रहा है लेट्स से इन जनरल उसको हमने आर का नाम दिया है उसको यहाँ पे एन से नीचे लिखें। ये आपके पास बन जाएगा एन सी आर, जिसको हम जो है वो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं एन सी आर। तो ये जो क्वांटिटी बनेगी आपके पास ये उस क्वांटिटी का या उस टर्म का कोएफिशिएंट होगा जिस टर्म में बी की पावर आर इन्वॉल्व हो रही होगी। तो आप एग्जाम्पल नंबर 4 में देखें कि हमने फाइंड आउट करना है कोएफिशिएंट a पावर 12 इंटू बी पावर 13 का। तो यहाँ पे देखें b की पावर में कौन सा नंबर आ रहा है वो आपके पास क्या होगी, r की वैल्यू होगी। तो b की पावर में 13 आ रहा है तो उसका मतलब r की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या होगी 13 होगी। और क्वेश्चन में क्वांटिटी कौन सी दी गई जिसकी एक्सपेंशन में हम लोगों ने a पावर 12 इंटू बी पावर 13 का कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है। तो ये वाली क्वांटिटी दी गई है जिसकी एक्सपेंशन में हम लोगों ने कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप a प्लस बी और पावर जो आपके पास इन्वॉल्व हो रही है वो 25 है। तो n की वैल्यू यहाँ पे आपके पास क्या आ रही है, n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 25 आ रही है। तो b की पावर में जो नंबर आ रहा है उसको देखते हुए और n की जो वैल्यू है उसको देखते हुए हम कोएफिशिएंट जो बता सकते हैं। तो कोएफिशिएंट क्या होगा आपके पास इन जनरल एन सी आर होगा। यहाँ पे n और r की वैल्यू हम एग्जाम्पल में हम लोगों ने फाइंड कर ली है। तो कोएफिशिएंट फिर क्या होगा आपके पास, इस क्वेश्चन के केस में कोएफिशिएंट आपके पास होगा 25 जो कि n की वैल्यू है, सी 13 जो कि r की वैल्यू है। और इसको हम जो है वो इस वे से भी लिख सकते हैं 25 सी 13, 25 सी 13 का आंसर कम्बिनेशन का फार्मूला यूज़ करते हुए आप लोग खुद फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें पता है कम्बिनेशन का जनरल फार्मूला क्या है, एन सी आर, ये जो कम्बिनेशन की टर्म है इसका फार्मूला है आपके पास n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर इसका फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय r का फैक्टोरियल। हमने किसका आंसर फाइंड आउट करना है, हमने 25 सी 13 का आंसर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे n की जगह 25 और r की जगह जो है हम 13 पुट करेंगे और फिर आंसर हमें मिल जाएगा 25 सी 13 का। आंसर क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे n की वैल्यू 25 है तो यहाँ पे आएगा न्यूमरेटर में 25 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 25 माइनस 13 का फैक्टोरियल। उसके बाद नेक्स्ट r का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई होगा, r क्या है आपके पास 13 तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 13 का फैक्टोरियल। देख सकते हैं
न्यूमरेटर में आपके पास 25 का फैक्टोरियल आ रहा है। उसके बाद डिनोमिनेटर में देखें तो एक तो 13 का फैक्टोरियल ये वाला है, जिसको हमने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद नेक्स्ट 25 में से 13 माइनस करेंगे तो 12 आएगा, तो 12 का फैक्टोरियल भी साथ में इस तरह मल्टीप्लाई कर दिया है। तो जो भी क्वांटिटी है आपके पास, इसका कैलकुलेटर से आप जो है वो आंसर सिंप्लीफाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये वाला जो भी आंसर आएगा आपके पास, वो इस क्वांटिटी की एक्सपेंशन में इनका कोएफिशिएंट होगा, जो कि हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या कह रहे हैं, फाइंड दी 11th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ a माइनस 2 होल पावर 12। तो ये जो क्वांटिटी है, इसकी एक्सपेंशन में जो 11th टर्म होगी, उस 11th टर्म को हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से क्लियरली आप देख सकते हैं कि इस क्वांटिटी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, a प्लस -2 होल पावर 12। तो आपने नोट कर ही लिया होगा, यहाँ पे a की जगह तो a ही आ रहा है, प्लस b की जगह जो आपके पास क्या आ रहा है वो -2 आ रहा है, और n की जगह क्या आ रहा है, n की जगह आपके पास यहाँ पे 12 आ रहा है। तो इस a b और n की वैल्यूज़ को जनरल टर्म के फार्मूले में मीन्स r प्लस 1th टर्म वाले फार्मूले में पुट करेंगे। और क्वेश्चन में क्योंकि हमें 11th टर्म फाइंड करने के लिए कहा गया है, और तो 11th टर्म का आंसर जो है हम इस जनरल टर्म वाले फार्मूले से जो है वो इवेल्यूएट कर लेंगे। जनरल टर्म का फार्मूला आपके पास NCR a पावर n माइनस आर इंटू बी पावर आर। तो यहाँ पे जो n a और b इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसकी वैल्यू हम लोगों ने क्वेश्चन से फाइंड आउट कर ली है। उसके अलावा नेक्स्ट r की वैल्यू रह गई है, क्योंकि हम लोगों ने 11th टर्म फाइंड आउट करनी है। तो 11 को हम लिख सकते हैं 11 इज इक्वल टू 10 प्लस 1, समथिंग प्लस 1 की फॉर्म में लिखेंगे। जिस भी नंबर वाली टर्म को हम लोगों ने फाइंड आउट करना है उस नंबर को। तो यहाँ पे आर की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, वो 10 आ जाएगी। तो आर की वैल्यू भी हम यहाँ पे 10 पुट करेंगे, तो सभी क्वांटिटीज़ का हमें पता चल गया, सभी क्वांटिटीज़ की वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे जब हम टी ऑफ आर प्लस 1 में जब आर की जगह हम 10 पुट करेंगे, तो ये टी ऑफ 10 प्लस 1 आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास टी ऑफ 11 मीन्स 11 टर्म बन जाएगी। एन और आर की वैल्यू जो है वो 12 और 10 ये पुट करेंगे। ए की वैल्यू तो ए ही रहेगी हमारे पास, यहाँ पे बी की वैल्यू जो है -2 पुट करेंगे। तो इन दी एंड आपके पास आंसर आ जाएगा 12C10 इंटू ए पावर 12 माइनस 10 इंटू -2 पावर 10। उसके बाद नेक्स्ट कैलकुलेटर से या कैलकुलेशन करके आप लोग 12C10 का आंसर फाइंड आउट करेंगे, वो आंसर आपके पास आएगा 66। ए पावर 12 माइनस 10, 12 माइनस 10 2 बनता है, तो ए स्क्र यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद -2 की पावर 10 का आंसर आपके पास आ जाएगा 1024। इन तीनों नंबर्स को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 67584 इंटू ए स्क्र। तो ये है इस क्वांटिटी की एक्सपेंशन में जो 11th टर्म इन्वॉल्व हो रही है उसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या कह रहे हैं, एक्सपैंड बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम दिस क्वांटिटी। इस क्वांटिटी को हम लोगों ने क्या करना है, बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंड करना है और इसका आंसर लिखना है। तो बाइनोमियल थ्योरम आपको पता है, आप लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम a प्लस बी होल पावर n के केस में जो है वो जो कि फार्मूला टाइप ही है आपके पास, तो a प्लस बी होल पावर n के केस में आप लोगों ने याद किया हुआ है। क्लियरली आप देख सकते हैं यहाँ पे a की जगह क्या आ रहा है, a की जगह यहाँ पे a/2 आ रहा है, b की जगह यहाँ पे 2/a² आ रहा है, और n की जगह यहाँ पे 6 आ रहा है। तो a/2 प्लस 2/a² इनके सम की होल पावर यहाँ पे 6 इन्वॉल्व हो रही है। तो बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम सबसे पहली टर्म क्या आती है, NC0 a पावर n। तो यहाँ पे n की जगह क्या आ रहा है आपके पास 6 आ रहा है, तो पहली टर्म आपके पास आएगी 6C0। और a की जगह क्या आ रहा है, a की जगह a/2 आ रहा है, तो a की पावर n आ जाएगी, जो कि यहाँ पे 6 है तो a की पावर 6 आ जाएगी। उसके बाद सेकंड टर्म आपके पास आएगी 6C1
और उसके साथ ए की पावर आपके पास आएगी, ए की जगह क्या है यहाँ पे a/2 है, तो साथ में फिर आएगी a/2 की पावर, क्या आएगी a/2 की पावर, 6 में से 1 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा, तो a/2 की पावर 5 आ जाएगी। और क्योंकि हम लोगों ने 1 माइनस की है इसलिए b की पावर साथ में 1 मल्टीप्लाई हो जाएगी, b के आपके पास यहाँ पे 2/a², तो 2/a² की पावर यहाँ पे 1 जो है साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसी तरह थर्ड टर्म जब लिखेंगे तो थर्ड टर्म में आएगा आपके पास 6c2, साथ में a/2 की पावर आएगी, a/2 की पावर क्या आएगी, 6 में से जब हम 2 को माइनस करेंगे तो आंसर 4 आएगा, तो a/2 की पावर यहाँ पे आ जाएगी 4। और साथ में मल्टीप्लाई होगा 2/a² की पावर, पावर क्या आएगी यहाँ पे 2/a² की, 6 में से क्योंकि हम लोगों ने इस 2 को माइनस किया था a की पावर, a/2 की पावर लिखने के लिए, तो ये जो 2 है ये यहाँ पे जो है वो 2/a² की पावर में आ जाएगा। इसी तरह 6c3 से स्टार्ट करते हैं लोगों ने 4 टर्म भी लिखनी है, 5th 6th और 7th टर्म इस तरह सोन करके जो है पैटर्न को फॉलो करते हैं, खुद ही लिख सकते हैं। पावर 6 आ रही है इसलिए आपके पास टोटल जो है वो 7 टर्म्स आएंगी। उसके बाद नेक्स्ट ये जो कम्बिनेशन वाले टर्म्स इन्वॉल्व हो रही हैं इसका आंसर जो है आप फार्मूला यूज़ करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके अलावा कैलकुलेटर यूज़ करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। बाकी जो भी पावर्स यहाँ पे नंबर्स की इन्वॉल्व हो रही हैं वो सिंपल सी पावर्स ही हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसमें कुछ समझाने वाला काम नहीं है। तो ये बाकी कैलकुलेशन जो है फिर आप लोगों ने खुद ही करके इसकी एक्सपेंशन का आंसर जो है वो फाइंड आउट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट है बाइनोमियल सीरीज़। तो बाइनोमियल सीरीज और बाइनोमियल थ्योरम में थोड़ा सा फर्क ही है। बाइनोमियल थ्योरम जो है तब यूज होता है जब ए और बी आपके पास कोई भी रियल नंबर हो और उनके सम की पावर जो है कोई पॉजिटिव इंटीजर जो है वो इन्वॉल्व हो रही हो, तो इसकी एक्सपेंशन लिखनी हो, इस तरह की क्वांटिटी की एक्सपेंशन लिखनी हो, तो उस केस में हम जो है वो बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे। और अगर आपके पास जो है वो इस तरह की क्वांटिटी लिखी हुई हो जिसमें ब्रैकेट में लिखा हो 2 नंबर का सम, पहला नंबर आपके पास 6 1 हो और दूसरा नंबर जो है आपके पास x हो, और इन दोनों के सम की होल पावर n लिखी हुई हो, और n के ऊपर क्या कंडीशन है, n के ऊपर ये कंडीशन है यहाँ पे कि n आपके पास या तो नेगेटिव इंटीजर हो या फिर आपके पास कोई एक फ्रैक्शन क्वांटिटी हो, मीन जैसे कि 4/3, 3/7, -1/3, इस तरह की कोई फ्रैक्शन वाली क्वांटिटी हो, या फिर आपके पास कोई नेगेटिव नंबर हो n, इस तरह की पावर आपके पास कोई नंबर आ रहा हो, उसके अलावा ब्रैकेट में लिखा हो 1+x, और x के ऊपर भी ये कंडीशन है कि x का मार्ड जो है वो स्ट्रिक्टली लेस देन 1 होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तभी आप जो है इस क्वांटिटी की एक्सपेंशन का आंसर जो है वो ये लिख सकती हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, ठीक है। x के ऊपर क्या कंडीशन है, x का मार्ड है स्ट्रिक्टली लेस देन 1। x का मार्ड स्ट्रिक्टली लेस देन होने का मतलब ये है कि x जो है आपके पास -1 और +1 के दरमियान में होगा, -1 लेस देन x और x लेस देन 1। तो x जो है आपके पास -1 और 1 के दरमियान में होगा, मीन्स x की वैल्यू आपके पास होगी, हो सकती है 0.1, 0.2, 0.7, 0.8, 0.9, -0.1, -0.3, -0.5, -0.9, -0.95। तो -1 और 1 के दरमियान में ही x की वैल्यू होनी चाहिए, जो भी x यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा होगा 1 प्लस समथिंग यहाँ पे जो भी x की वैल्यू होगी, उसके अलावा x जो आपके पास जो भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा होगा वो 1 के इक्वल भी नहीं होना चाहिए और -1 के भी इक्वल नहीं होना चाहिए, स्ट्रिक्टली -1 और 1 के दरमियान में होना चाहिए x जो भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा होगा, तो 1+x लिखा हुआ होना चाहिए, और दोनों के सम की पावर में जो भी n आ रहा हो वो यहाँ तो नेगेटिव नंबर हो या फिर कोई फ्रैक्शन क्वांटिटी हो। तो उस केस में आप लोगों ने क्या करना है, इस क्वांटिटी की एक्सपेंशन का आंसर जो है ये लिखना जो कि यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है, इक्वालिटी के बाद सबसे पहले टर्म आएगी आपके पास यहाँ पे 1, फिर प्लस, यहाँ पे एन पावर क्या लिखी हुई है, एन लिखी हुई है। एन को क्या करेंगे, ये जो 1 के बाद जो नंबर ऐड हो रहा है एक्स की जगह, एक्स जो कि फिलहाल इन जनरल यहाँ पे ऐड हो रहा है, एन पावर को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे, सेकंड टर्म की जगह वो क्या बन जाएगा आपके पास एन एक्स, तो 1+n(x) ये आपके पास 2 टर्म्स बन गई हैं। उसके बाद फिर अगेन प्लस, उसके बाद तीसरी टर्म लिखनी है, तीसरी टर्म में क्या लिखेंगे, फिर एन से स्टार्ट करेंगे और एन में से एक नंबर कम करके उसको एन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उसके बाद साथ में आ जाएगा यहाँ पे x², ठीक है। तो अगर आप नोट करें तो दूसरी टर्म में आपके पास यहाँ पे x की पावर जो है वो 1 आ रही है, पहले टर्म में यहाँ पे आपके पास जो x की पावर 0 आ रही है जिसको जो कि 1 होती है, इसलिए हम उसको यहाँ पे नहीं लिखते।
और साथ साथ ये देखिए कि तीसरी टर्म है उसके में उसमें एक्स की पावर जो है वो 2 आ रही है। तो जितने नंबर वाले टर्म है एक्स की पावर उससे कम नंबर आ रहा है, ठीक है। पहली टर्म में एक्स की पावर 0 आ रही है, एक नंबर कम आ रहा है पावर में, जो कि हम यहाँ पे नहीं लिखते क्योंकि एक्स की पावर 0 1 होती है। दूसरी टर्म में एक्स की पावर एक नंबर कम मीन 1 आ रही है। तीसरी टर्म में एक्स की पावर 2 मीन्स 3 में से एक नंबर कम जो 2 होता है एक्स की पावर वो वाला नंबर आ रही है। और एक्स की पावर जो 2 आ रही है उसी 2 को देखते हुए साथ में 2 का फैक्टोरियल भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर आप फोर्थ टर्म की बात करें तो अगेन यहाँ एन से स्टार्ट होगी फोर्थ टर्म एन, उसमें से एक नंबर कम होगा तो वो बन जाएगा आपके पास एन माइनस वन, वो एन के साथ मल्टीप्लाई होगा। और अगेन एन माइनस वन में से एक नंबर और कम करेंगे तो वो क्या बन जाएगा आपके पास एन माइनस टू। यहाँ तक ये वाले नंबर लिखने हैं। फोर्थ टर्म में तो एक्स की पावर 3 आएगा और ये जो 3 है इसी 3 का फैक्टोरियल साथ में क्या हो जाएगा डिवाइड भी हो जाएगा एंड प्लस सो ऑन। इस तरह ये टर्म्स जो है आपके पास आती जाएंगी और ये टर्म्स जो है इस तरह चलती जाएंगी। आपके पास एक सीरीज जो है वो मिलेगी आंसर में इस क्वांटिटी की एक्सपेंशन में, जिसको हम बाइनोमियल सीरीज कहते हैं। ये आपके पास फोर्थ टर्म है। फोर्थ टर्म के बाद आप इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए फिफ्थ टर्म भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? फोर्थ टर्म में एक्स की पावर 3 आ रहा है, एक नंबर जो है वो कम आ रहा है पावर में। तो अगर आप लोगों ने फिफ्थ टर्म लिखनी है तो फिफ्थ टर्म में 5 में से एक नंबर कम जो 4 होगा वो आ जाएगा पावर में, एक्स की पावर 4 आएगा फिफ्थ टर्म में। और यही जो पावर 4 आ रही है इसी का फैक्टोरियल जो आपके पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे एन से स्टार्ट करते हुए कुछ टर्म्स जो है आपस में मल्टीप्लाई करनी है। न्यूमरेटर में एन लिखेंगे। आप देख सकते हैं कि पहली सेकेंड टर्म में सिर्फ एन था, थर्ड टर्म में एन इंटू एन माइनस वन है, फोर्थ टर्म में एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू है। इसी तरह फिफ्थ टर्म में क्या आएगा? एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री। तो ये आपके पास ओवरऑल क्या बन जाएगी? ये फिफ्थ टर्म बन जाएगी। प्लस सो ऑन, इस तरह आप सिक्स टर्म भी लिख सकते हैं, सेवन भी है एंड एट भी है, और ये टर्म जो है इस तरह आती जाएंगी। तो ये सारे का सारा एक्सपेंशन का आंसर आपके पास जो आ रहा है इसको बोलते हैं हम बाइनोमियल सीरीज। याद रखना ए प्लस बी होल पावर एन में, जिसमें ए और बी रियल नंबर्स हैं और एन जो है आपके पास कोई पॉजिटिव इंटीजर है, उसकी एक्सपेंशन को हम बाइनोमियल थ्योरम बोलते हैं। वो भी अब आपके पास एक तरह का फार्मूला ही है एक्सपेंशन का। और इस तरह की क्वांटिटी की एक्सपेंशन को हम जो है वो बाइनोमियल सीरीज बोलते हैं। और साथ में याद रखना कि बाइनोमियल सीरीज में एक्स के ऊपर ये मान वाली कंडीशन जो है वो होती है। अगर ये वाली कंडीशन एक्स सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो फिर आप जो है ये वाली एक्सपेंशन का फार्मूला जो है वो लगा के इस तरह की क्वांटिटी को एक्सपेंड जो है वो नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास लिखा हुआ हो वन प्लस लेट्स से टू लिखा हुआ हो, तो इसकी पावर अगर आपके पास कोई नेगेटिव नंबर आ रही है या फ्रैक्शन आ रहा है तो आप इस क्वांटिटी को जो है वो इस एक्सप्रेशन को यूज करते हुए एक्सपैंड नहीं कर सकते। इस एक्सप्रेशन को हम तब भी यूज कर सकते हैं, इस सीरीज को हम तब भी यूज कर सकते हैं जब आपके पास वन प्लस यहाँ पे जो वन के बाद प्लस में प्लस वन और प्लस के बाद ये जो नंबर आ रहा है यहाँ पे एक्स की जगह वो ऐसा नंबर हो जो माइनस वन और वन प्लस वन के दरमियान में हो। टू जो है वो माइनस वन वन के दरमियान में नहीं है। तो यहाँ पे जब आप एक्स की जगह जो है वो ऐसा नंबर लिखेंगे, ये ऐसा नंबर होगा जब एक्स की जगह जो माइनस वन वन के दरमियान में होगा। तो और एन जो है आपके पास कोई नेगेटिव इंटीजर या कोई फ्रैक्शन होगा, वन प्लस एक्स की पावर एन जो है वो इस तरह लिखी हुई होगी, सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी बाइनोमियल सीरीज की, तभी जो है आप ये बाइनोमियल सीरीज की एक्सप्रेशन जो है वो इसको यूज करके इस क्वांटिटी की एक्सप्रेशन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसा कि आप एग्जाम्पल नंबर 7 में देख सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 में लिखा हुआ है एक्सपैंड वन प्लस एक्स होल पावर माइनस वन बाई थ्री अप टू फोर टर्म्स। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि बाइनोमियल सीरीज में टर्म्स आपके पास जो आती जाती हैं चलती जाती हैं पैटर्न को फॉलो करते हुए, ये रुकती नहीं है किसी पॉइंट पे। तो इन्फिनिट नंबर ऑफ टर्म्स जो आपके पास आएंगी। लेकिन फिलहाल एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या कह रहे हैं, आपने जस्ट जो है वो पहली 4 टर्म्स तक जो है वो एक्सपेंशन फाइंड आउट करनी है। मीन्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, ये जो 4 टर्म्स यहाँ तक बनती हैं सीरीज की, इन 4 टर्म्स तक जो है फिलहाल आप लोगों ने जो है वो एग्जाम्पल नंबर 7 में आंसर जो है वो ये एक्सपेंशन का आंसर जो है वो इवेल्युएट करके बताना है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे वन प्लस एक्स ब्रैकेट में यहाँ पे लिखा हुआ था जनरल बाइनोमियल सीरीज के एक्सपेंशन में, तो क्वेश्चन में भी वन प्लस एक्स ही लिखा हुआ है एज इट इज। पावर में जो है वो एन यहाँ पे आ रहा था इन जनरल, और यहाँ पे एक एग्जाम्पल में पावर की जगह जो है वो माइनस वन बाई थ्री लिखा हुआ है।
जो एक नेगेटिव नंबर है, या फिर कह लें कि आपके पास फ्रैक्शन है जो कि बाइनोमियल सीरीज की एक कंडीशन है इनके ऊपर जो कि यहाँ पे फुलफिल हो रही है। तो हमने इसको एक्सपेंड करना है, इसलिए हमें यहाँ पे बाइनोमियल सीरीज लगानी पड़ेगी। बाइनोमियल थ्योरम हम यहाँ पे नहीं लगा सकते क्योंकि पावर में जो है वो पॉजिटिव इंटीजर जो है वो नहीं आ रहा। ठीक है, और फोर टर्म्स तक जो हम लोगों ने सीरीज की एक्सपेंशन जो है फाइंड करनी है। तो क्लियरली आपको देख सकते हैं, आपको जो क्वेश्चन किया दिया गया है उसमें एन की जगह क्या आ रहा है आपके पास -1/3 आ रहा है। बाकी 1 और x जो है वो बिल्कुल जनरल जो बाइनोमियल सीरीज की एक्सपेंशन है उस वो वैसे की वैसे वो वैसे का वैसा ही है। तो हमने जस्ट क्या करना होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे बाइनोमियल सीरीज जो ये आपको यहाँ पे स्क्रीन पे लिखी नजर आ रही होगी। लेकिन इसका आंसर हम लोगों ने क्या करना है, जस्ट हम लोगों ने अप टू फोर टर्म तक ही फाइंड आउट करना है, क्योंकि क्वेश्चन में 4 टर्म्स तक ही आंसर फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। तो इस बाइनोमियल सीरीज में 4 टर्म्स तक हम क्या करेंगे, एन की जगह जो है वो -1/3 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपके पास -1/3, यहाँ पे भी आ जाएगा एक्स के साथ -1/3 मल्टीप्लाई होगा एक्स के साथ -1/3। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे पावर में भी एक्स की जगह एन की जगह -1/3 लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे भी -1/3 आएगा, यहाँ पे भी -1/3 आएगा। ये आप देख सकते हैं -1/3 यहाँ पे आ रहा है। और बाकी जो ये जो 4 टर्म है इसमें भी एन की जगह -1/3 जो है पुट करेंगे, जैसा कि यहाँ पुट किया हुआ है। बाकी 1 और एक्स जो है वो एज इज रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो -1/3 को जब हम एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा -1/3 इंटू एक्स। उसके बाद इस -1/3 को जब इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास यहाँ पे ये माइनस, इस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस बन जाएगा। और 1/3 को जब हम 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 1/9। उसके बाद नेक्स्ट इसी -1/3 को जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और 1 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 को तो आंसर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 1/3। और इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 2/9। ठीक है, एलसीएम लेंगे यहाँ पे, एलसीएम लेने के बाद आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2/9। 9 एलसीएम आएगा आपके पास। तो यहाँ पे भी 9 लिखा हुआ डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा जो कि न्यूमरेटर लिखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, इसलिए 3 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसके न्यूमरेटर के साथ, तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा 3। आंसर आएगा आपके पास ओवरऑल एलसीएम का 4/9। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 का फैक्टोरियल भी डिवाइड हो रहा है इस न्यूमरेटर के साथ। तो 2 का फैक्टोरियल डिवाइड होने का मतलब ये है कि 1/2 का फैक्टोरियल जो है वो न्यूमरेटर के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2 का फैक्टोरियल क्योंकि 2 ही होता है तो इसको 1/2 यहाँ पे लिख देंगे। ये वाला 2 जो है वो इस 4 से कैंसल आउट होगा, तो आंसर आपके पास यहाँ पे 2 आएगा। ओवरऑल आपके पास 2/9 जो है वो आंसर आ जाएगा एक्स के कोएफिशिएंट का। इसी तरह ये जो फोर्थ क्वांटिटी है इसको भी एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करने के बाद आप इसका आंसर ये वैलिड कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है -14/81 इंटू एक्स क्यूब। ओवरऑल क्योंकि हमें क्वेश्चन में अप टू 4 टर्म्स जो है वो क्वांटिटी की एक्सपेंशन जो है वो फाइंड करने के लिए कहा गया था, इसलिए हम क्या करेंगे, अपना आंसर भी जो है वो यहाँ तक अप टू 4 टर्म्स तक जो है वो फाइंड आउट करेंगे। प्लस लिखने के बाद यहाँ पे सो ऑन जो है वो नहीं लिखेंगे। अगर आपसे सिर्फ यही कहा जाए कि एक्सपेंशन फाइंड आउट करें, नंबर ऑफ टर्म्स की कंडीशन या अप टू 4 टर्म्स इस तरह की कोई कंडीशन नहीं लगी हुई, तो फिर आप लोगों ने क्या कर देना, यहाँ पे प्लस लगा लिख के आगे सो लिख देना है, क्योंकि ये सीरीज आगे चलती जाती है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अप टू 4 टर्म्स आप लोगों ने सीरीज की एक्सपेंशन फाइंड आउट करनी, इस क्वांटिटी की एक्सपेंशन फाइंड आउट करनी है जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन दी गई है, फिर आप लोगों ने क्या करना है, जस्ट 4 टर्म्स तक आंसर आप लोगों ने अपना फाइंड आउट करना है। वहां तक जो है फिर आप लोगों ने क्या कर देना है, छोड़ देना है अपने आंसर को। और ये प्लस यहाँ फिर क्या लेके प्लस लिख के सोन आप लोगों ने नहीं लिखना, सिर्फ वहां तक आप लोगों ने अपना आंसर फाइंड आउट करना है। और वही क्या होगा, आपके पास जो क्वांटिटी आपको क्वेश्चन में गिवन दी गई है उसकी एक्सपेंशन का आंसर होगा अप टू 4 टर्म्स। याद रखें यहाँ पे एक्स के बारे में कुछ नहीं बताया हुआ क्वेश्चन में, तो यहाँ पे एक्स के ऊपर ये कंडीशन लाजमी होनी चाहिए कि एक्स का मार्ड जो है वो स्ट्रिक्टली लेस देन 1 होना चाहिए, क्योंकि अगर एक्स का मार्ड स्ट्रिक्टली लेस देन नहीं होगा तो फिर हम जो बाइनोमियल सीरीज का ये जो एक्सप्रेशन या जो फार्मूला है, ये वाला इस फार्मूले को भी हम जो है वो यूज नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उस केस में आपका आंसर जो है वो ये वाला नहीं आएगा। ये वाला आंसर तभी आता है 1 + x होल पावर n का आंसर ये वाला तभी आता है जब एक्स का मार्ड जो है वो स्ट्रिक्टली लेस देन 1 हो या एक्स आपके पास जो है वो -1 और 1 के दरमियान में हो। अदरवाइज आप 1 + x होल पावर n का आंसर जो है वो
ये वाला एक्सप्रेशन या ये वाली सीरीज जो यहाँ पे लिखी हुई है, ये वाली सीरीज जो है वो नहीं आता, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या कह रहे हैं, यूजिंग बाइनोमियल सीरीज फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.98 होल पावर 1/2, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या क्या है कि ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है इसका आंसर आप लोगों ने कैलकुलेटर से फाइंड आउट नहीं करना, बल्कि आप लोगों ने बाय हैंड बाइनोमियल सीरीज यूज करते हुए कैलकुलेशन करते हुए आप लोगों ने क्या करना है, 0.98 होल पावर 1/2 या 0.98 का स्क्वायर रूट भी आप इसको लिख सकते हैं। आप इसको इस तरह भी क्वेश्चन को कंसिडर कर सकते हैं, 0.98 इसका स्क्वायर रूट, इसका आंसर आप लोगों ने क्या करना है, बाय यूजिंग बाइनोमियल सीरीज फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है 0.98 होल पावर 1/2 को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 1 माइनस 0.02 होल पावर 1/2, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 0.98, तो 0.98 में अगर हम 0.02 और ऐड कर देंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा। और अगर हम क्या करें, 1 में से क्या करें 0.02 जो है वो माइनस कर दे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, हमें आंसर जो है वो 0.98 मिलेगा। ये जो ब्रैकेट में यहाँ पे 0.98 लिखा हुआ है, इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस 0.02, क्योंकि 1 माइनस 0.02 क्या बनता है आपके पास 0.98 ही बनता है। ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि हम लोगों ने बाइनोमियल सीरीज यूज करनी है और हमें पता है कि जब भी हमने बाइनोमियल सीरीज यूज करनी है और उसमें जो क्वांटिटीज आपस में ऐड हो रही होती हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये जो क्वांटिटीज ब्रैकेट में ऐड हो रही होती हैं उनमें जो पहली क्वांटिटी होती है वो हमेशा 1 होनी चाहिए, ये कंडीशन है बाइनोमियल सीरीज के ऊपर। और जो 1 के पास जो दूसरी क्वांटिटी ऐड हो रही है वो क्वांटिटी आपके पास जो एक्स यहाँ पे इन जनरल आ रही है वो क्वांटिटी भी आपके पास जो है -1 और 1 के दरमियान में ही होनी चाहिए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को माइंड में रखते हुए हम लोगों ने क्या किया है, ये जो 0.98 यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ था एग्जाम्पल नंबर 8 में, इसको हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको हम लोगों ने 1 माइनस 0.02 लिख दिया है, ठीक है। अब इसको फर्दर आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 1 प्लस माइनस 0.02 होल पावर 1/2, ठीक है। अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 की जगह तो 1 ही आ रहा है, हमें 1 की जगह 1 ही चाहिए बाइनोमियल सीरीज को यूज करने के लिए। और x की जगह क्या आ रहा है, x की जगह यहाँ पे -0.02 आ रहा है। और हमें पता है कि -0.02 ये जो है ये -1 और +1 के स्ट्रिक्टली दरमियान में ही होता है। तो इसलिए x यहाँ x की जगह यहाँ पे जो नंबर आ रहा है वो बाइनोमियल सीरीज में जो x कंडीशन सेटिस्फाई करता है उसको कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और पावर में भी देखें, पावर आपके पास बाइनोमियल सीरीज के केस में या तो नेगेटिव नंबर होना चाहिए या कोई फ्रैक्शन होना चाहिए, तो पावर भी यहाँ पे फ्रैक्शन इन्वॉल्व हो रही है। तो ओवरऑल जो बाइनोमियल सीरीज की कंडीशन है वो कंडीशन फुलफिल हो रही है, इसलिए हम बाइनोमियल सीरीज जो है यहाँ पे यूज कर सकते हैं। याद रखना एक्स की जगह क्या आ रहा है -0.02 और एन की जगह क्या आ रहा है 1/2। तो बाइनोमियल सीरीज को यूज करते हैं, उसका आंसर क्या होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस उसके बाद नेक्स्ट बाकी टर्म्स भी आती हैं जैसे एन इंटू एन -1 डिवाइड बाय 2 का फैक्टोरियल जो कि 2 ही होता है, साथ में क्या आता है एक्स स्क्वेयर प्लस इस तरह बाकी टर्म्स भी आती हैं। तो 1 की जगह तो 1 ही आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये फार्मूले में ही बाइनोमियल सीरीज के फार्मूले में ही पहली टर्म आपके पास 1 आती है, तो 1 तो वो ऐसे एज इट इज आएगा। उसके बाद एन और एक्स, एन के आपके पास यहाँ पे 1/2 और एक्स की वैल्यू के आपके पास -0.02। उसके बाद नेक्स्ट इसी तरह ये जो थर्ड टर्म है एन इंटू एन -1, तो एन आपके पास 1/2 है, तो 1/2 इंटू 1/2 -1 डिवाइड बाई 2 का फैक्टोरियल। और साथ में क्या आएगा एक्स का स्केयर, एक्स के आपके पास -0.02, यहाँ पे आ जाएगा -0.02 का स्केयर। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ टर्म आपके पास आएगी, वो क्या होगी माई एन इंटू एन -1 इंटू एन -2 डिवाइड बाय 3 का फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब, ये आपके पास थर्ड टर्म होगी, प्लस एंड सो इस तरह टर्म्स आपके पास जो आती जाएंगी। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे ये नहीं कहा हुआ कि किसी खास नंबर ऑफ टर्म्स तक आप लोगों ने जो है बाइनोमियल सीरीज का लिखना है।
तो इसलिए हम लोगों ने क्या करना है, 4-5 टर्म्स जो है फाइंड आउट करके फिर उसके बाद प्लस लिख के सोन जो है वो इस तरह लिख देना है, ताकि इस तरह बता सकें कि हम लोगों ने किसी खास नंबर ऑफ टर्म्स तक कहाँ से नहीं निकाला, बल्कि बाकी जितनी भी टर्म्स आ रही थी सोन करके सभी का आंसर हम जो है वो इवेल्युएट कर रहे हैं यहाँ पे। इस तरह जो फोर्थ टर्म होगी उसका आंसर आपके पास क्या आएगा, एन की जगह 1/2 आएगा, उसके बाद 1/2 में से फिर 1 माइनस होगा, फिर 1/2 में से 2 माइनस होगा, डिवाइड बाय 3 का फैक्टोरियल, और साथ में एक्स की पावर क्यूब आएगी, एक्स की जगह क्या है -0.02 उसका क्यूब आ जाएगा, इसके बाद प्लस सो ऑन, ये इस तरह टर्म जो है आपके पास आती जाएंगी बाइनोमियल सीरीज में। तो 1 की जगह 1, बाकी ये जो भी क्वांटिटी लिखी हुई है ये समझाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो रही है। कैलकुलेटर आपके पास होगा तो एलसीएम ले कैलकुलेटर यूज करें, सिंप्लीफाई करें, और सिंप्लीफाई करने के बाद इन दी एंड आपके पास जो भी आंसर आएगा उसको जो है वो आप राउंड ऑफ करके जो है वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में तो नहीं कहा हुआ कि आप लोगों ने राउंड ऑफ करके आंसर लिखना है, लेकिन आप अगर चाहें तो आप राउंड ऑफ करके आंसर जो है वो लिख सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल का आंसर जो है वो राउंड अप टू 4 डेसिमल जो है वो राउंड ऑफ करके लिखा हुआ है। तो वो आंसर क्या लिखा हुआ है आपके पास, 0.9898 अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस जो है वो, जैसे अशारिया के बाद देखिए कितने डिजिट्स आ रहे हैं, अशारिया के बाद 1 2 3 4 4 डिजिट्स आ रहे हैं, तो अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस जो है वहाँ से लिखा हुआ है। तो अगर क्वेश्चन में कहती हैं कि आपने अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस आंसर निकालना है, या अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस आंसर निकालना है, या अप टू 8 डेसिमल प्लेसेस आंसर निकालना है, तो जितनी भी डेसिमल प्लेस तक आंसर आप लोगों को निकालने के लिए क्वेश्चन में कहा गया है उतने डेसिमल प्लेस तक आप जो है अपने आंसर को राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं। अदरवाइज आप चाहें तो राउंड ऑफ किए बगैर ही कैलकुलेटर से आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आंसर वो भी सारे का सारे लिख सकते हैं। अगर आपके ऊपर आपके पास आपको क्वेश्चन में ये कंडीशन गिवन नहीं दी गई कि आप लोगों ने कोई स्पेसिफिक नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस तक जो अपने अपना आंसर जो है वैलिड करना है, तो जैसा क्वेश्चन में कहा गया होगा उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों ने आंसर जो है वो लिखना है। एग्जाम्पल में यहाँ पे अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस नहीं कहा गया था, इसलिए जरूरी नहीं है कि हम अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर यहाँ पे लिखें। हम हमारा आंसर जो है वो अगर इन्फिनिट नंबर ऑफ डिजिट्स आ रहे हैं शारिया के बाद, तो हम अपने सारे के डिजिट्स को लिखने के बजाय कुछ डिजिट्स लिख के सोन करके अपना आंसर जो है इन्फिनिट नंबर ऑफ डिजिट्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और अगर क्वेश्चन में ये कंडीशन मेंशन की गई है कि हम लोगों ने अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस या 5 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर निकालना है, तो अब तब भी जो है वो राउंड ऑफ करके अपना आंसर जो है वो लिख सकते हैं। तो ये आंसर आएगा आपके पास 0.98 के स्क्वायर रूट का आंसर, ये जो कि हम लोगों ने बाय हैंड जो है वो बाइनोमियल सीरीज जो है वो यूज करते हुए जो है वो फाइंड आउट किया है। ये आंसर क्योंकि हम लोगों ने राउंड ऑफ किया हुआ अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, तो ये एग्जैक्ट आंसर तो नहीं होगा। आप कैलकुलेटर से भी आंसर निकाल के देखेंगे जब 0.98 के स्क्वायर रूट का आंसर, तो 100% जो है आपका आंसर जो है वो ये नहीं आएगा, क्योंकि हम लोगों ने जो है वो राउंड ऑफ कर लिया अपने आंसर को, लेकिन अप्रोक्सीमेट आंसर जो है आपको ये लाजिम मिल जाएगा। और ये बाइनोमियल सीरीज जो है आप लोगों ने स्क्वायर रूट का आंसर जो है वो 0.98 के स्क्वायर रूट का आंसर जो है वो वैल्यूड किया हुआ है। ठीक है, तो याद रखना आप लोगों ने कैलकुलेटर से आंसर ये वाला लिखना, क्लियरली क्वेश्चन में मेंशन किया है बाइनोमियल सीरीज लगानी है आप लोगों ने, तो बाइनोमियल सीरीज लगा के आप लोगों ने आप ये वाला आंसर फाइंड आउट करना है। और आपका आंसर जो है वो कैलकुलेटर से अगर आप डायरेक्टली आंसर निकालें ये वाला आंसर, तो उस आंसर से जो है वो अप्रोक्सीमेटली मैच भी होना चाहिए, कोई बहुत ज़्यादा फर्क जो है नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा फर्क आ रहा है आपका आंसर में, इसका मतलब आप लोगों ने जो है वो कैलकुलेशन जो है वो गलत कहीं ना कहीं की है, जिसकी वजह से आपका आंसर जो है वो कैलकुलेटर के आंसर से जो है वो मैच ही नहीं कर रहा। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सरसाइज 8.2। तो एक्सरसाइज 8.2 का है क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6। ये जो पहले 6 क्वेश्चन है, पहले 6 क्वेश्चन में उन्होंने कहा गया है कि आप लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम लगाना है, और ये जो भी क्वांटिटीज दी गई हैं इनकी एक्सपेंशन आप लोगों ने फाइंड करनी है। तो ये जितनी भी क्वांटिटीज यहाँ पे 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको यहाँ पे गिवन दी गई हैं, जिनका आंसर आप लोगों ने यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम फाइंड करना है। इन सभी क्वांटिटी से रिलेटेड इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में करवाए हुए हैं। तो अगर आप प्रीवियस लेक्चर देखेंगे तो उसको देखते हुए, और इससे रिलेटेड मैंने एग्जाम्पल भी करवाई है, इन एग्जाम्पल को देखते हुए आप लोग जो है वो ये पहले जो 6 क्वेश्चन है इनको इजीली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। बस याद रखना है यहाँ पे कि बाइनोमियल थ्योरम जो है वो ए प्लस बी होल पावर एन के केस में जो है वो अप्लाई होता है। जनरल ए और बी आपके पास कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, और एन आपके पास जो है पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं पहले 6 क्वेश्चन में जो भी पावर्स इन्वॉल्व हो रही है सभी के आपके पास पॉजिटिव इंटीजर है। और ए और बी क्या बन रहा है, ए और बी जो है आप क्वेश्चन को देख के जो बता सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ए की जगह क्या आ रहा है 2/a, और बी की जगह के पास क्या आ रहा है
-a/2। तो a और b की वैल्यू आप यहाँ पे देख के बता सकते हैं, एन की वैल्यू भी देख के बता सकते हैं। और जैसे ये आप लोगों ने नोट रखना है कि बाइनोमियल थ्योरम की कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही। अगर बाइनोमियल थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो बाइनोमियल थ्योरम जो है वो उसको लगा के आप इनकी एक्सपेंशन के आंसर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक आप लोगों ने खुद ही करना है। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल मैंने करवाई हुई है प्रीवियस मीटिंग में। तो बाकी जो क्वेश्चन है हम फिर नेक्स्ट मीटिंग में करेंगे। अभी की मीटिंग के लिए इतना ही काफ़ी है।